हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग अपना टॉपिक कास्टिंग प्रोसेस को डिस्कस कर रहे थे, तो जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड सैंड के बारे में पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स की सैंड के बारे में पढ़ा था और टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन प्लस मोल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग चलिए उसी से रिलेटेड देखें कुछ प्रीवियस ईयर के एसएससी जेईई और अदर इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो हमारा एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा है, परमेबिलिटी नंबर इज द मेजर ऑफ। तो जब हम लोग परमेबिलिटी नंबर Pn इज इक्वल टू VH अपॉन PAT पढ़ते थे, या परमेबिलिटी नंबर Pn इज इक्वल टू 3007 अपॉन T पढ़ते थे, तो यह हमारा होता था कि जब किसी सैंड में एयर के पास करने की कैपेबिलिटी हो तो उसे हम लोग परमेबिलिटी से रिप्रेजेंट करते थे। द कैपेबिलिटी पासिंग द एयर इन एनी सैंड इज कॉल्ड परमेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए कह रहा है एयर फ्लो रेट थ्रू द सैंड। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। सैंड में एयर फ्लो रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किससे, परमेबिलिटी नंबर से शो करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें बी देखिए कहा था वेंट इन ग्रीन सैंड। तो जब एयर पासेस होती है तो उसे बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करने के लिए हम लोग वेंट ट्यूब का यूज करते हैं, तो वो अलग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट करा मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रीन सैंड। तो ग्रीन सैंड में अगर मॉइस्चर कंटेंट होते हैं तो देखिए 8% तक बढ़ाने पर आपकी परमेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन 8% के ऊपर जाएंगे तो परमेबिलिटी घटेगी। तो इस तरीके से होता है। नेक्स्ट है क्ले कंटेंट ऑफ सैंड। सैंड में अगर हम क्ले कंटेंट बढ़ाएंगे तो सैंड की बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बढ़ती है, वहाँ परमेबिलिटी सैंड से मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है गेटिंग रेशियो ABC इज कॉल्ड। देखें विच इज B। तो B हमारा क्या होगा, इसमें हमारा B पूछ रहा है क्या होगा। तो गेटिंग रेशियो में देखिए 3 चीज़ें होती हैं। ये ऊपर की चीज़ हम लोग डिलीट कर दे रहे हैं, ऊपर के सारे कंटेंट को, क्वेश्चन को। फिर हम लोग गेटिंग रेशियो को डिफाइन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है गेटिंग रेशियो, इसमें देखिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं। देखिए जब कास्टिंग हमारी होती है तो सबसे पहले देखिए इस तरीके से ये पोरिन बेसिन होता है, यहाँ से ऐसे हमारा मेटल आएगा और इस मोल्ड कैविटी में फिल करेगा, प्लस यहाँ पे हम लोग राइजर लगा देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, देखिए ये होता है मोल्ड कैविटी, ये होता है राइजर, ये होता है हमारा रनर, ये होता है स्क्रू, और ये होता है हमारा, यहाँ से हमारा क्या होता है, जैसे हम कंटेनर कह सकते हैं, कप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मोल्टेन मेटल भरा होता है, फिर वो इस तरीके से ऐसे इसमें इंटर करता है। जहाँ से इस मोल्ड कैविटी में इंटर करता है इसे हम लोग गेट बोलते हैं। तो जो गेटिंग रेशियो होता है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, स्क्रू, रनर और गेट पे डिपेंड करता है, स्क्रू, रनर और गेट पे। तो ये हमारा, ये स्क्रू होता है और ये रनर होता है और ये गेट होता है। तो इस तरीके से इनका रेशियो होता है 1:1, 1:2 या 2:1 या 3:1, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो इसमें देखिएगा जो बी हमारा रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑप्शन ए था नंबर ऑफ गेट, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑप्शन बी था रनर एरिया, तो ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस रनर को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्वेश्चन आपका एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है जोल्ट मशीन इज यूज्ड फॉर।
तो देखिए स्टूडेंट, जो हम लोग जोल्ट मशीन का उपयोग करते हैं तो हम लोग सैंड में, मतलब जब सैंड की रैमरिंग करते हैं तो उससे हमारा क्या बनता है, मोल्ड बनता है, मोल्ड कैविटी बनती है। तो मोल्ड कैविटी को बनाने के लिए हम लोग जोल्ट मशीन का उपयोग करते हैं, स्क्वीजी मशीन का उपयोग करते हैं, सैंड स्लिंगर का उपयोग करते हैं, स्ट्रिपर प्लेट का उपयोग करते हैं। सारी मशीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए था रिमिंग करने के लिए, तो जोल्ट मशीन रिमिंग के लिए यूज नहीं की जाती हैं। ऑप्शन बी है ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग में भी नहीं यूज होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर फॉर मोल्डिंग। तो जोल्ट मशीन का उपयोग मोल्ड को बनाने के लिए हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एमपी व्यापम 2017 में ही आया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 कह रहा है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड। निम्न में से कौन सा मोल्डिंग सैंड का प्रकार नहीं है। ढलाई के लिए जो हम सैंड यूज करते हैं तो उनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, ऑप्शन ए है स्पेशल सैंड। स्पेशल सैंड कोई सैंड नहीं होती है। देखिए ऑप्शन बी है ग्रीन सैंड। हम लोग ग्रीन सैंड का उपयोग मोल्ड बनाने के लिए करते हैं। ऑप्शन सी है नेचुरल सैंड। नेचुरल सैंड का भी उपयोग हम लोग करते हैं कुछ सिंथेटिक एजेंट मिलाकर। ऑप्शन डी है सिंथेटिक सैंड। तो इस तरीके से हम लोग स्पेशल सैंड हमारी क्या होती है, ये मोल्ड के लिए उपयोग नहीं की जाती है। ये भी आपका एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ एडिंग sufficient moisture to the molding sand is known as। जब हम कोई मोल्डिंग सैंड में नमी की मात्रा को प्रॉपर मिक्स कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, सैंड की ग्रीन स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, मतलब सैंड को हम मॉइस्चराइज करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर एडिंग the water content in sand then increase the green strength of sand। ये हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है the process of adding sufficient moisture, पर्याप्त मात्रा में नमी की मात्रा मिलाएंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए है सैंड कंडीशनिंग, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी है सैंड मॉइस्चराइजिंग, तो हम लोग सैंड की मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी दिया है सैंड टेम्परिंग। तो टेम्परिंग का मतलब अगर उसकी स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि सैंड की हम टेम्परिंग कर रहे हैं, चाहे हम हार्ड से टेम्परिंग करें चाहे सॉफ्ट टेम्परिंग करें। अगर नमी की मात्रा को हम रिलीज करेंगे तो वहाँ पर हार्ड टेम्परिंग होगा और नमी की मात्रा को ऐड करेंगे तो वहाँ पर सॉफ्ट टेम्परिंग होगा। तो इस तरीके से हमारा बेटर आंसर हम सैंड टेम्परिंग लगा सकते हैं। चलिए इसे कट कर दें। ऑप्शन डी था सैंड मिक्सिंग, ये नहीं होगा। चलिए ये भी एमपी व्यापम 2017 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्क्वीजिंग मशीन इज यूज्ड फॉर। तो मैंने आपको बताया था, देखिए जैसे जोल्ट मशीन का उपयोग करते हैं वैसे ही स्क्वीजी मशीन का भी उपयोग मोल्ड बनाने के लिए करते हैं। देन आफ्टर स्क्वीजी के बाद जोल्ट स्क्वीजी मशीन दोनों मिलाकर करते हैं। देन स्ट्रिपर प्लेट, सैंड स्लिंगर, इन सब का भी उपयोग करते हैं। तो ये कह रहा है स्क्वीजिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए है कटिंग के लिए, कटिंग के लिए नहीं यूज किया जाता है। ड्रिलिंग में भी यूज नहीं किया जाता है, रिमिंग में भी यूज नहीं किया जाता है, मोल्डिंग में यूज किया जाता है। मोल्ड में सैंड की रैमरिंग करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये आपका विजाग स्टील 2017 में आया हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सैंड यूज्ड फॉर
मेकिंग कोर इज, जब हम कोर बनाते हैं तो किस सैंड का उपयोग करते हैं? तो देखिए कोर बनाने के लिए फ़िलहाल तो हम सभी सैंड का उपयोग करते हैं, चाहे वो ग्रीन सैंड हो, चाहे वो ड्राई सैंड हो, चाहे वो लूम सैंड हो, या फेसिंग सैंड हो, या ऑयल सैंड हो। लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग किसका करते हैं? ऑयल सैंड का उपयोग करते हैं, क्योंकि ऑयल सैंड की बाइंडिंग एजेंट और हार्डनेस हमारी अधिक मिलती है। इसीलिए सबसे अधिक हम लोग सैंड बनाते हैं किससे? कोर बनाते हैं ऑयल सैंड से। और कोर क्या होती है? किसी सॉलिड कास्टिंग में हॉलो कैविटी क्रिएट करने के लिए हम जिस एलिमेंट का उपयोग करते हैं वो हमारा कोर कहलाता है। तो इस तरीके से ये हम क्या करेंगे? पहला है ग्रीन सैंड, नो। ड्राई सैंड, नो। लूम सैंड, नो। हम किसका? ऑयल सैंड का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है विजाग स्टील 2017 में। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। 8 आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए इस क्वेश्चन में ये कह रहा है द सरफेस टू बी मशीन्ड। देखिए द सरफेस टू बी मशीन्ड इज मार्क्ड, जिस सरफेस को हमें मशीन करना होगा। देखिए अगर कोई पैटर्न रखा है, उस सरफेस को हमें मशीन करना होगा, तो उसके ऊपर कौन से कलर का पेंट किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था रेड कलर का पेंट किया जाएगा। तो हमारा ये कहलाएगा कि मशीन करना है, और ब्लैक कलर का किया जाएगा तो मशीन नहीं करना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से रेड कलर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी विजाग स्टील 2016 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सर्व्ड सैंड आर रिलेटेड टू। अब ये कह रहा है स्ट्रेंथ और परमेबिलिटी सैंड की हमारी रिलेट करती है कैसे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। पहला कह रहा है ग्रेन साइज पर, तो जो हमारा परमेबिलिटी होती है वो ग्रेन साइज पर नहीं डिपेंड करेगी। सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी हमारी किस पे डिपेंड करेगी? ग्रेन साइज पर भी परमेबिलिटी डिपेंड करती है, लेकिन ग्रेन साइज से भी ज़्यादा जब उसमें हम वाटर कंटेंट मिलाते हैं तो 8% वाटर पर सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी हमारी होती है, क्योंकि सैंड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाता है। दूसरा कह रहा है क्ले कंटेंट पर भी नहीं होगा। तीसरा कह रहा है हार्डनेस पर भी नहीं होगा। चौथा कह रहा है मॉइस्चर कंटेंट, तो ये मॉइस्चर कंटेंट हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर मॉइस्चर हो जाएगा। ये भी आपका SSC JEE 2017 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न्स एट ए टाइम विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड। तो देखिए यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखा दें तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए कह रहा है, देखिए ये कह रहा है फॉर माउंटिंग सेवरल पैटर्न, एक से अधिक पैटर्न का उपयोग करेंगे एट ए टाइम, एक बार में, तो विच टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज, किस टाइप का पैटर्न हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए, जब हम लोग इस तरीके का पैटर्न उपयोग करते थे, मान लीजिए एक से अधिक पैटर्न हम लोग यूज करें, तो इस तरीके से एक पैटर्न ये हो जाए, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, एक ये हो जाए, तो ऐसे पैटर्न को हम लोग मैच प्लेट पैटर्न के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग किसका पिस्टन रिंग बनाते थे, तो अब यहाँ से हम लोग ऐसे बना लें, एक यहाँ पे कैविटी दे दें, एक यहाँ पे कैविटी दे दें, यहाँ पे कैविटी दे दें। तो इस तरीके से जब पिस्टन रिंग या छोटी छोटी ऑब्जेक्ट को हम लोग बनाते थे तो वहाँ पर किसका उपयोग करते थे? मैच प्लेट
पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, कंबाइंड पैटर्न, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है लूज पीस पैटर्न, रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा है स्वीप पैटर्न, जब 2D ऑब्जेक्ट द्वारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार किया जाता है, जैसे मंदिर की घंटी, तो इस तरीके में स्वीप पैटर्न का उपयोग किया जाता है। लास्ट है हमारा मैच प्लेट पैटर्न इज राइट आंसर। SSC JEE 2017 में ये भी आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कास्टिंग प्रोसेस इज प्रेफर्ड फॉर पार्ट सेविंग। देखिए कास्टिंग प्रोसेस जो हमारा हो रहा है उसमें ये कह रहा है कास्टिंग प्रोसेस इज प्रेफर किया जाएगा फॉर पार्ट्स हैविंग। देखिए किसी पार्ट्स के लिए कास्टिंग प्रोसेस हमारा प्रेफर किया जा रहा है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं किसके लिए। कह रहा है ए फ्यू डिटेल्स, तो कास्टिंग अगर कुछ डिटेल हमें मिलती है तो हम कास्टिंग नहीं कर पाते हैं, हमें लार्ज नंबर ऑफ डिटेल्स चाहिए होगा कास्टिंग करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है मैनी डिटेल्स, तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, जब हमें मैनी डिटेल्स मिलेगी, कई सारी डिटेल्स उसमें मिलेगी, तभी हम किसी ऑब्जेक्ट की कास्टिंग कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है फेसिंग सैंड यूज्ड फॉर फाउंड्री वर्क इज। तो आपको पता होना चाहिए फेसिंग सैंड हम कहाँ पर यूज करते हैं। ऐसा देखिए, जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो देखिए सपोज करिए कि ये मोल्ड कैविटी हो गया और ये मोल्डिंग बॉक्स हो गया। जब यहाँ पर हम लोग मोल्टेन मेटल डालेंगे, ये हमने मोल्टेन मेटल फिल कर दिया, तो ये चारों तरफ सैंड भरी हुई है। ये सैंड हमारी क्या होगी, इस मोल्ड कैविटी से इस मोल्टेन मेटल से चिपक जाएगी। तो उसे ना चिपकने के लिए हम लोग पहले ही जब मोल्टेन मेटल इसमें डालेंगे उससे पहले ही मोल्ड कैविटी में चारों तरफ एक सैंड की लेयर लगा देंगे और इस सैंड को बोलेंगे फेसिंग सैंड। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क इज। कह रहा एल्यूमिना प्लस सिलिका। नो, फेसिंग सैंड का उपयोग हम लोग किसके क्या क्या मिला के करते हैं, सिलिका प्लस क्ले। सिलिका और क्ले को मिलाकर हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए था एल्यूमिना, सिलिका, क्ले, तीनों था रॉन्ग। ऑप्शन बी है सिलिका एंड क्ले, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन SSC JEE 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मैच प्लेट पैटर्न इज यूज्ड इन। मैच प्लेट पैटर्न का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, तो आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ था। देखिए कह रहा ग्रीन सैंड मोल्डिंग नहीं करेंगे, फिर कह रहा है बेंच मोल्डिंग नहीं करेंगे, पिट मोल्डिंग में भी नहीं करेंगे, मशीन मोल्डिंग में इसका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से मैच प्लेट पैटर्न हमारा तैयार होता है। SSC JEE 2017 में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई भी कठिनाई नहीं हुई। ये सारे इजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कास्टिंग एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे एवरी ईयर आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर पुटअप किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कास्टिंग को भी अच्छे से पढ़ें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर स्टील कास्टिंग। जब हम लोग स्टील के ऑब्जेक्ट की कास्टिंग करते हैं तो फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर। कौन सी सैंड हमारी सबसे बेटर होगी फॉर स्टील कास्टिंग। स्टील की कास्टिंग के लिए कौन सी सैंड हमारी
सबसे बेटर होगी। ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए है फाइन सैंड, तो फाइन सैंड नहीं, स्टील की कास्टिंग के लिए हम लोग कोर्स ग्रेन सैंड का उपयोग करते हैं। बड़ी बड़ी ग्रेन्स हमारी जो होंगी उसे हम लोग, ग्रेन साइज जिसके बड़े होंगे उसे कोर्स ग्रेन बोलेंगे, और स्टील की कास्टिंग के लिए उसी का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जे 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्लिक इन ए फाउंड्री शॉप इज यूज्ड। तो स्लिक एक टूल होता है जो मोल्डिंग कैविटी में जब कोई सैंड गिर जाती है तो उसे उठाने के भी काम आता है। वो एक स्पून की तरह होता है, प्लस मोल्डिंग कैविटी के कॉर्नर और एजेस को रिपेयर करने के लिए स्लिक का उपयोग करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्लास में बताया भी था इसको। ये कह रहा है मेक एंड रिपेयर कॉर्नर्स इन मोल्ड। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट कह रहा है। कॉर्नर्स को रिपेयर और बनाने के लिए स्लिक टूल का उपयोग करते हैं। ये दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन, ये तो सही हो गया। बी कह रहा है थ्रोली मिक्स अप मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड को मिक्स करने के लिए हम लोग बेलचे का उपयोग यानी कि सॉवेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है मेक वेंटिंग होल इन द मोल्डिंग, ये भी नहीं होगा। प्रिपेयर गेट, ये भी नहीं होगा। ये भी आपका एसएससी जे 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है, देखिए ए स्प्रू होल इज, एक स्प्रू जो हमारा होता है उसे हम लोग क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये मोल्ड कैविटी हो गई, यहाँ पर रनर लगाएंगे, यहाँ पर स्प्रू लगाएंगे और इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे पोरिन बेसिन से। तो इस तरीके से स्प्रू से मटेरियल रनर में जाएगा, रनर से वाया गेट हमारा किस में जाएगा, मोल्ड कैविटी में जाएगा। तो इस तरीके से ए स्प्रू होल इज, स्प्रू का हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन कह रहा है एक कास्टिंग डिफेक्ट। ये कास्टिंग डिफेक्ट थोड़े नहीं होगा हमारा स्प्रू। स्प्रू तो हमारा एक इक्विपमेंट है जो मोल्टन मेटल को कहाँ से, इस पोरिन बेसिन से रनर तक ले जाने में सहायक होता है, हेल्प करता है। तो दूसरा कह रहा है ए होल मेड फॉर रिवेटिंग, रिवेट में थोड़ी इसका उपयोग करेंगे। सी कह रहा है ए ब्लाइंड होल इन जिगजैग, ये भी गलत कह रहा है। और डी कह रहा है एन ओपनिंग इन मोल्ड, तो ये हमारा मोल्ड की एक ओपनिंग होती है जिससे हम मोल्टन मेटल सेंड करते हैं। एसएससी जे 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन कह रहा है अपर मोल्डिंग फ्लास्क इज नेम्ड एज। देखिए ये हो गया, सपोज करिए ऐसे दो भागों में हो गया, तो इसे हम लोग कोप, इसे हम लोग ड्रैग और इसे हम लोग चीक के नाम से जानते हैं। अपर पार्ट कोप कहलाता है, लोअर पार्ट ड्रैग कहलाता है और मिडिल पार्ट चीक कहलाता है। तो ये हमारा होता है। तो अपर मोल्डिंग फ्लास्क पूछा है तो ये ड्रैग नहीं होगा, अपर बोर्ड नहीं होगा, चीक नहीं होगा, कोप होगा। ये आपका डीएमआरसी जे 2017 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक हॉलो कैविटी इन कास्टिंग। अच्छा देखिए, इस सॉलिड कैविटी में जब कोई हॉलो कैविटी बनाना हो तो हम लोग किसका उपयोग करते थे, कोर का उपयोग करते थे। जब किसी ठोस आकृति में खोखली आकृति प्रोड्यूस करनी हो तो वहाँ पर कोर का उपयोग करते हैं। ये वही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, निम्न में से कौन सा यूज किया जाएगा टू मेक हॉलो कैविटी इन कास्टिंग,
किसी कास्टिंग में हॉलो कैविटी बनाने के लिए। ऑप्शन ए था स्प्रू, कोर, तो ऑप्शन बी हमारा कोर करेक्ट हो जाएगा। ये भी DMRC JEE 2017 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है पैटर्न आर यूजुअली, जो पैटर्न हमारा होता है वो यूजुअली कोटेड विथ, मतलब पैटर्न को हम सामान्यतः कोटिंग कर देते हैं विथ ए पार्टिंग एजेंट टू। पैटर्न को हम किसी पार्टिंग एजेंट से सामान्यतः कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होगा, ताकि पैटर्न हमारा इजी रिमूव हो जाए, इसीलिए तो कोटिंग करेंगे और हमारा वो सैंड उस पर चिपके ना। तो पहला कह रहा है प्रोटेक्ट पैटर्न, तो पैटर्न की प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कोटिंग नहीं करते हैं, पैटर्न को आसानी से रिमूव करने के लिए, ताकि पैटर्न पर सैंड ना चिपके। तो दूसरा कह रहा है फैसिलेट देयर रिमूवल, मतलब इसे रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी कह रहा है, देखिए ये कह रहा था बी, फैसिलेट देयर रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड, मोल्ड से ही तो पैटर्न को हम बाहर निकालेंगे। ऑप्शन सी है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ पैटर्न, ये भी गलत होगा। और ऑप्शन डी है इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ मोल्ड, ये भी गलत होगा। तो ये तो हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन, ये हमारी जो सीरीज चल रही है अभी SSC JEE और अदर JEE के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं। जब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, गेट और IES एंड AE के क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोगों ने देखे क्वेश्चन नंबर 19 तक सॉल्व किया, अब और इसके आगे के भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो हमारे JEE के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जैसा कि देखिए हम लोगों ने 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारा दिया है, ये कह रहा है मेटालिक सपोर्ट केप्ट इनसाइड द मोल्ड कैविटी इज सपोर्टेड टू द कोर आर। तो कोर को जो हम मेटालिक कैविटी को सपोर्ट करने के लिए जिस एलिमेंट का उपयोग करते हैं, देखिए मेटालिक कैविटी का मतलब जब हम कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग में एक हॉलो कैविटी अगर क्रिएट करनी हो तो वहाँ पर हम लोग एक मतलब कोर का उपयोग करेंगे। अच्छा, उस कोर को सपोर्ट करने के लिए हम नीचे कुछ एलिमेंट लगाते हैं जो मेटालिक होते हैं और सेम उसी मेटल के होते हैं जिस मेटल की हमें कास्टिंग करनी होती है, लेकिन इनका मेल्टिंग टेम्परेचर बेस कास्टिंग मेटल से लो रखा जाता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं, देखें दो तरीके की चीज़ होती हैं। जब वर्टिकल सपोर्ट करता है एक्सटर्नल लग के तो वो हमारा कहलाता है चैपलेट, और जब कोर हमारी स्लॉट में आकर ऐसे खाँचों में आकर फिक्स हो जाती है तो ये जो स्लॉट बनते हैं, खाँचे बनते हैं, इन्हें बोलते हैं कोर प्रिंट। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर होगा चैपलेट। ऑप्शन ए चैपलेट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोर हमारी सपोर्ट हो रही है ना। अब ये जैमर रॉन्ग होगा, ग्रिपर रॉन्ग होगा, गटर रॉन्ग होगा। ये क्वेश्चन DMRC JEE 2017 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्वेश्चन कह रहा है वेंट्स which are placed in mold are used। देखिए जो हम वेंट का उपयोग करते हैं, देखिए वेंट which are placed in mold are used, तो जो हम वेंट ट्यूब का उपयोग करते हैं वो किसकी जगह पे करते हैं, तो आइए चेक करते हैं। जिससे हमारी जो गैसेस होती हैं वो पास करके बाहर एटमॉस्फेयर में जाती हैं। तो ये कह रहा है ऑप्शन ए टू होल्ड पैटर्न, ऑप्शन बी कह रहा है मोल्ड गोन द स्ट्रेंथ, मोल्ड गेव मतलब मोल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तीसरा कह रहा है
टू कैरी द गैसेस प्रोड्यूस व्हेन मोल्टेन मेटल कम्स इनटू कांटेक्ट विथ सैंड। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, जब मोल्टेन मेटल हमारा मोल्ड कैविटी में आएगा तो वहाँ अपनी हीट से गैसेस को जनरेट करेगा। उन गैसेस को हम बाहर ले जाने के लिए किसका यूज करेंगे? वेंट ट्यूब का यूज करेंगे। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका UPRVUNL 2016 में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है मोल्ड मेड ऑफ मेटल्स, जो हम मोल्ड बनाते हैं वो हमारे मेटल के बनेंगे। फिर कह रहा है मेटल्स दैट मेंटेन देयर स्ट्रेंथ, जो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करेंगे एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर। तो अगर कोई मोल्ड होगा जो बनेगा और अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, मतलब अपनी स्ट्रेंथ को हाई टेम्परेचर पे, तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज होगी? चलिए इसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्व कराते हैं। चलिए सॉल्व करिए। देखिए इसमें क्या होगा, ये कह रहा है मोल्ड मेड ऑफ मेटल्स, जो मोल्ड होते हैं अगर वो मेटल के बनाए जाएं, मेटालिक मोल्ड बनाए जाएं। चलिए ऐसा देखिए, इसे रिमूव किया जाए, इसका अब कोई काम नहीं है। सपोज करिए कि हम ऐसा मोल्ड बनाए, देखिए ये हमारा मोल्ड हो जाएगा और ये हमारी, मतलब ये मोल्ड कैविटी हो गई। तो मोल्ड कैविटी ये किससे बनेगी? सैंड से बनेगी। तो ये हमारा सैंड हो जाएगा ऐसे। अब ये कह रहा है कि मोल्ड मेड ऑफ मेटल दैट मेंटेन देयर स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर पर भी अपनी स्ट्रेंथ को अगर मेंटेन कर रहा है तो क्यों, कैसा मोल्ड होगा हमारा? एक्सपेंडेबल मोल्ड होगा या परमानेंट मोल्ड होगा या कंपोजिट मोल्ड होगा या ग्रीन सैंड होगा? तो अगर ये परमानेंट मोल्ड बना दिया जाए, परमानेंट मतलब मेटल के मोल्ड को बना दिया जाए, तो हाई टेम्परेचर पर भी ये अपनी स्ट्रेंथ को क्या करेगा? कांस्टेंट रखेगा या मेंटेन रखेगा। सैंड का होगा तो थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा, हालांकि मेटालिक में भी होगा लेकिन अदर सभी की अपेक्षा इसमें कम होगा। चलिए तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परमानेंट मोल्ड। परमानेंट मोल्ड हमारे मेटालिक मोल्ड कहलाते हैं, तो इसका आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन UPRVUNL 2016 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। 23 कह रहा है इन सैंड कास्टिंग, मतलब जो सैंड की हम लोग कास्टिंग करते हैं, सैंड की नहीं करते हैं, सैंड का मोल्ड बनाते हैं, फिर उससे हम लोग सैंड उससे कास्टिंग करते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा सैंड कास्टिंग। तो वही बात कर रहा है कि इन सैंड कास्टिंग फ्लूडिटी ऑफ मोल्टेन मेटल इंक्रीज विथ, यहाँ पर जो मोल्टेन मेटल हम डाल रहे हैं उसकी फ्लूडिटी हमारी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? तो हाई टेम्परेचर पर हीट अप करते हैं, हीट देते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो ये सही कह रहा है, इसे हमने काट दिया था, ये सही कह रहा है, ये होगा इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीट। सुपर हीट डिग्री को हम इंक्रीज करेंगे, मतलब टेम्परेचर को हम उसमें और ऐड करेंगे। ऑप्शन भी था डिक्रीजिंग इन पोरिंग रेट, ये भी गलत है। इंक्रीज इन थर्मल कंडक्टिविटी, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा। इंक्रीज इन सैंड ग्रेन साइज से भी कोई मतलब नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपर हीट, है ना।
ये UPRVNL 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेपर एंगल प्रोवाइडेड इन ड्राफ्ट अलाउंसेस। तो हम लोग देखिए ये हमारा क्या होता है, जैसे पैटर्न हो गया। अब अगर इसे मोल्ड कैविटी से निकालना होगा तो आसानी से नहीं निकलेगा, तो इसे इजी रिमूव करने के लिए हम लोग पैटर्न में ही इस तरीके का ड्राफ्ट अलाउंसेस दे देते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसे अगर हम लोग x मानते हैं और ये एंगल अल्फ़ा होता है, तो अल्फ़ा बराबर आधा डिग्री से 2 डिग्री के बीच में एंगल देते हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है 0 से 3, तो नियरेस्ट यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्राफ्ट अलाउंसेस यानी कि हम लोग इसमें देते हैं पैटर्न को आसानी से बाहर करने के लिए। UPRVNL 2016 में आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ड्राफ्ट ऑन पैटर्न फॉर कास्टिंग। इस पैटर्न पे जो हम लोग ये ड्राफ्ट दे रहे हैं कास्टिंग के लिए, वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पैटर्न को आसानी से रिमूव कर सकें, इसीलिए तो दे रहे हैं। ऑप्शन ए था श्रिंकेज अलाउंसेस, रॉन्ग। ऑप्शन बी था आइडेंटिफिकेशन नंबर मेक्ड ऑन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी था फैसिलेट रिमूवल फ्रॉम द मोल्ड, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मोल्ड से आसानी से रिमूव करने के लिए हम इस पे ड्राफ्ट अलाउंसेस देते हैं। ये क्वेश्चन UPRVNL 2016 में आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू विच इट्स इवॉल्व ए ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस। तो कह रहा है कि सैंड की वह प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सैंड की वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से, ड्यू टू, जिसकी वजह से ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस इवॉल्व, रिमूव होती हैं, भारी मात्रा में गैसेस हमारी रिमूव होती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पोरोसिटी होती है, सारंध्रता होती है। तो ऑप्शन ए था कोलैप्सिबिलिटी, नो। ऑप्शन बी था परमेबिलिटी, तो इसी को हम लोग पोरोसिटी यानी कि परमेबिलिटी बोलते हैं। तो परमेबिलिटी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी UPRVNL 2016 में आया था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 देखिए कह रहा है, ये बिहार जेई में आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंडरी टूल, निम्न में से कौन सा फाउंडरी टूल नहीं है? तो पहचानिए। देखिए पहला रिडिल, रिडिल का उपयोग, रिडिल मतलब छलनी, जिससे हम लोग सैंड को क्या करते थे, बारीक कणों में अलग कर लेते थे। दूसरा कह रहा स्लिक, स्लिक का उपयोग हम लोग अंदर बने हुए मोल्ड कैविटी की इंटरनल कोर और कॉर्नर को टूट जाए तो उसे मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। ट्रॉवेल, ट्रॉवेल मतलब जैसे बेलचा हो गया, तो हम सैंड को मिक्स करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आर्बर इज रॉन्ग आंसर, मतलब इसका सही आंसर आर्बर होगा, लेकिन ये फाउंडरी टूल नहीं है। तो ये आर्बर किसका टूल है? जब हम मिलिंग मशीन पर मिलिंग करते हैं तो मिलिंग कटर को आर्बर पर फिक्स करते हैं और आर्बर को योक पर सपोर्ट देते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर आर्बर हो जाएगा। ये बिहार जेई 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। 28 कह रहा है द शेप एंड साइज ऑफ ग्रेन्स अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जो मॉलिक्यूल ग्रेन्स होंगे, जैसे सपोज करिए एक मिनट, चलिए यहाँ पे देखा जाए। देखिए जैसे सपोज करिए ये हमने क्या कर दिया, मोल कैविटी बना दिया।
अब इसके अंदर जो हम ये ग्रेन्स भर रहे हैं, अगर इनके ग्रेन्स के साइज बहुत छोटे होंगे और इनके ग्रेन के साइज बहुत बड़े होंगे, तो ये ग्रेन साइज बड़े होंगे तो परमेबिलिटी ज़्यादा होगी और छोटे होंगे तो परमेबिलिटी कम होगी। तो अब ये कह रहा है द स्पेस एंड साइज ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन के बीच में स्पेस होगा और जो इनके साइज होंगे, अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, किस प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन ए था एडहेसिवनेस, गलत। ऑप्शन बी कोहेसिवनेस, गलत। ऑप्शन सी पोरोसिटी, पोरोसिटी मतलब सारंध्रता। तो ये क्या करेंगे, सारंध्रता को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। अगली बात कर रहे हैं, ये भी बिहार जे 2016 में आया हुआ था। चलिए अब यहाँ से एसएससी जेई के भी कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उनको भी करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं एसएससी जेई में। तो देखिए एसएससी जेई के स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मतलब क्वेश्चन नंबर 29 है लेकिन एसएससी जेई का फर्स्ट है। द पर्पज ऑफ चैपलेट्स इज, चिल्स एंड, देखिए चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग हम डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन के लिए करते हैं, और चैपलेट का उपयोग जैसे हमारा यहाँ पे अगर कोई हम कोर रख दें तो इसे सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से चैपलेट का उपयोग करते हैं। और अगर ये कोर यहाँ पर स्लॉट बना के सपोर्ट दे दें तो ये हमारी क्या कहलाएगी, फिर वहाँ पर वो चैपलेट नहीं कहलाएगी, कोर प्रिंट कहलाएगी। तो चलिए चैपलेट का उपयोग कोर को सपोर्ट करने के लिए कहते हैं। तो पहला करा जस्ट लाइक चिल्स टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, गलत। ये डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को नहीं बढ़ाएगा, चिल्स एंड पैडिंग बढ़ाते हैं। दूसरी बात कर रहा है टू प्रोवाइड इफिशिएंट वेंटिंग, वेंटिंग क्या प्रोवाइड करेगा, ये प्रॉपर जो वेंट ट्यूब होती है वो वेंटिंग को प्रोवाइड करेगी, चैपलेट थोड़ा नहीं प्रोवाइड करेगा। सी कह रहा है टू सपोर्ट, देखिए आ गया सपोर्ट द कोर, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टू सपोर्ट द कोर। आगे बात कर रहे हैं, ये भी एसएससी जेई 2007 में आया हुआ था, एसएससी जेई का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 कह रहा है यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस, जो हमारी सैंड हार्डनेस है अगर वो यूनिफॉर्म हो, मतलब यहाँ पर भी समान हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह इसकी हार्डनेस यूनिफॉर्म हो, इज ऑब्टेन्ड, यूनिफॉर्म प्राप्त करने के लिए थ्रो आउट द मोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन आर यूज्ड, निम्न में से कौन सी फॉलोइंग मोल्डिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो देखिए अगर स्क्वीजी मशीन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर सॉफ्ट होगा और यहाँ पर हार्ड होगा, और जोल्ट का उपयोग करेंगे तो जस्ट उल्टा होगा। लेकिन जोल्ट स्क्वीजी दोनों का उपयोग करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म हार्डनिंग होगी या यूनिफॉर्म सॉफ्टनिंग होगी। मैंने बताया था। मिलाते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन में स्ट्रिपर प्लेट दिया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन में सैंड स्लिंगर दिया है, ये भी नहीं होगा। देखिए केवल स्क्वीजी मशीन दिया है, ये नहीं होगा, क्योंकि जब केवल स्क्वीजिंग मशीन होगा तो यहाँ से सॉफ्ट और इधर की ओर हार्ड बनाएगा, तो इस तरीके से ये नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है डायफ्राम मोल्डिंग, तो ये क्या होगा, डायफ्राम मोल्डिंग इज सिमिलर एक्ट एज ए जोल्ट स्क्वीजी मशीन, मतलब हर जगह पे यूनिफॉर्म हार्डनिंग को प्रोवाइड कराएगा। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। ये भी एसएससी जेई 2008 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए 31 कह रहा है इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टर ऑन द पैटर्न फेस, ये पैटर्न फेस के पास की सैंड अगर हमारी सॉफ्टर हो एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड, ये मोल्ड के पीछे की चीज़ हमारी हार्ड हो यहाँ पर, तो उस समय हम लोग स्क्वीजी मशीन का उपयोग करते हैं। अब ये वही पूछ रहा है बैक ऑफ द मोल्ड विच ऑफ द
फॉलोइंग टाइप ऑफ मोल्डिंग मशीन आर यूज्ड। तो जोल्ट मशीन अपोजिट वर्क करेगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, सैंड स्लिंगर मशीन नहीं होगा, स्क्वीजी मशीन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा हो गया। ये भी आपका SSC JEE 2008 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 32। देखिए 32 में कह रहा है, ये तो बिल्कुल आसान है, कोप इन फाउंड्री प्रैक्टिस रिफर्स टू। जो कोप हमारा होता है क्या होता है, अपर पार्ट होता है, तो बस इतना ही तो बताना था। तो ये कह रहा है बॉटम हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बॉटम हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स इज कॉल्ड ड्रैग। फिर कह रहा है टॉप हाफ ऑफ मोल्डिंग बॉक्स, तो यही करेक्ट हो जाएगा। मोल्डिंग बॉक्स के ये अगर इसे हम आधे में डिवाइड कर दें तो अपर पार्ट को कोप, लोअर पार्ट को ड्रैग और मिडिल पार्ट को चीक कहते हैं। तो ये हमारा होता है। SSC JEE 2010 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। देखिए SSC JEE के भी सारे क्वेश्चन लगभग सिंपल ही आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें बस पढ़ के जाना चाहिए। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है श्रिंकेज अलाउंसेस इज मेड बाय। जो श्रिंकेज अलाउंसेस होता है वो हमारा बनाया जाता है। तो देखिए श्रिंकेज अलाउंसेस क्या होता है, चेक कर लेते हैं। चलिए ऐसे देखिए, सपोज करिए कि जब श्रिंकेज हमारा होगा तो श्रिंकेज हमने 3 तरीके का बताया था। पहला लिक्विड बताया था, दूसरा फेज चेंज बताया था, लिक्विड फेज चेंज, और तीसरा सॉलिड श्रिंकेज। 3 तरीके का बताया था। लिक्विड में सबसे ज़्यादा होगा, सॉलिड में लेस होगा और फेज चेंज में मोर लेस होगा। सबसे कम आपका फेज चेंज श्रिंकेज में होगा। तो यही बात कर रहा है श्रिंकेज अलाउंसेस इज मेड बाई, बनाया जाता है। अब इसे रिड्यूस करने के लिए, लिक्विड और फेज चेंज को रिड्यूस करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, राइजर का उपयोग करेंगे, और सॉलिड को रिड्यूस करने के लिए पैटर्न का उपयोग करेंगे। तो अब इसमें देखते हैं राइजर की बात कर रहा है कि पैटर्न की बात कर रहा है। तो अलाउंसेस इज मेड बाई, पहला कर रहा है एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। तो मतलब ये पैटर्न की बात कर रहा है, डायमेंशन की बात कर दिया, क्योंकि लीनियरली जब हम पैटर्न में अलाउंसेस देते हैं तो वो पैटर्न होता है, और वॉल्यूमेट्रिक जब हम देंगे तो वो हमारा किस में होगा, राइजर में होगा। ये मैंने बताया भी था। तो एडिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल गलत कह रहा है। एक्सटर्नल में हम ऐड करते हैं और इंटरनल में सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर कह रहा है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल, ये भी गलत कह रहा है, जबकि हम एक्सटर्नल में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ताकि हमारा सॉलिड श्रिंक हो। तो प्रॉपर देखो, आप ऐसे देखिए, मान लो इतने बड़े वर्कपीस को बनाना था, जब ये श्रिंक करके छोटा हो जाएगा तो हमारी रिक्वायर्ड शेप खराब हो जाएगी। तो हम पहले से ही पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा बना दें। तो पैटर्न को हम पहले से क्या बनाएंगे, एक्सटर्नल सरफेस को लार्ज बनाएंगे और इंटरनल सरफेस को रिड्यूस करेंगे। तो ऑप्शन सी था सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन एंड एडिंग टू इंटरनल, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिंग टू एक्सटर्नल डायमेंशन एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सटर्नल में हम ऐड करेंगे और इंटरनल में सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका SSC JEE 2010 में आया हुआ था। तो इस तरीके से SSC JEE के भी क्वेश्चन हमारे हो गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये कह रहा है मोल्डिंग सैंड्स आर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर
मोल्डिंग सैंड को हम ग्रेड में डिवाइड करते हैं किसके आधार पर? ऑप्शन ए है परमेबिलिटी, ऑप्शन बी है क्ले कंटेंट एंड ग्रेन साइज। तो भाई मोल्डिंग सैंड हमारे जैसे ग्रीन सैंड हो गया और कोर सैंड हो गया, ड्राई सैंड हो गया, तो हम उसके अंदर क्ले कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको हम डिवाइड करते हैं और उनके ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग भी, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, तो हम किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे? क्ले कंटेंट एंड ग्रेन साइज के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन यूके उत्तराखंड जेईई 2013 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है लार्ज एंड हैवी कास्टिंग इज मेड बाय, जो बड़ी कास्टिंग बनाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे ये कास्टिंग का साइज छोटा है, अगर बहुत बड़ी कास्टिंग हमें ऐसे बनानी हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चेक करते हैं क्या करेंगे। पहला दिया है ग्रीन सैंड मोल्डिंग, गलत। स्मॉल कास्टिंग के लिए हम ग्रीन सैंड मोल्डिंग यूज करते हैं, आपको मैंने पढ़ाया भी था। फिर कह रहा है पिट मोल्डिंग, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है ड्राई सैंड, यस ड्राई सैंड का उपयोग हम लोग करते हैं बहुत बड़े साइज के कास्टिंग को बनाने के लिए। चलिए, ये भी आपका यूके जेईई 2013 में आया था। अब क्वेश्चन नंबर 36 की बारी है। 36 देखिए ये क्या कह रहा है। 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सैंड इज यूज्ड टू कीप अवे द ग्रीन सैंड फ्रॉम स्ट्राइकिंग टू द पैटर्न। पैटर्न को देखें, अगर मान लीजिए हम ग्रीन सैंड का उपयोग करें तो ये कह रहा है पैटर्न से ना चिपके हमारी ग्रीन सैंड। जैसे हमारा ये पैटर्न हो गया, इसके चारों तरफ ग्रीन सैंड है। अब ये ग्रीन सैंड हमारी पैटर्न से ना चिपके, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग ग्रीन सैंड और पैटर्न के बीच में किस चीज़ का यूज करते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैच कराते हैं। ऑप्शन कह रहा है कोर सैंड, पार्टिंग सैंड, लूम सैंड एंड सिंथेटिक सैंड। तो अब यहाँ पे देखिए हम मैच कराते हैं कि जब हम लोग उसे अलग करते हैं ताकि आसानी से ये क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वहाँ पर वैसे एग्जैक्ट यहाँ पर तो हम लोग फेसिंग सैंड का यूज करते हैं, फेसिंग सैंड। लेकिन अगर फेसिंग सैंड ना हो तो हम पार्टिंग सैंड का भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि पार्टिंग और फेसिंग सैंड दोनों सेम होती हैं। दोनों हमारी किसकी बनती हैं? सिलिका प्लस क्ले की बनाई जाती हैं। तो इस तरीके की सैंड को हम लोग फेसिंग सैंड और पार्टिंग सैंड बोलते हैं। यहाँ कोर सैंड नहीं होगी, कोर बनाने के लिए कोर सैंड का यूज करते हैं। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा पार्टिंग सैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है स्प्रू इन कास्टिंग रिफर्स टू। तो जो कास्टिंग में मान लीजिए मोल्ड कैविटी हो गई, ऐसा हो गया, तो इसे हम बोलेंगे स्प्रू। स्प्रू हमारा कास्टिंग में किस लिए यूज किया जाएगा? मोल्टेन मेटल को यहाँ से मोल्ड कैविटी ये हमारा हो गया पोरिन बेसिन से रनर तक ले जाने के लिए स्प्रू का उपयोग करते हैं। तो पहला कह रहा है स्प्रू कास्टिंग रिफर्स टू गेट, गेट से कोई रिलेशन नहीं है। रनर, राइजर, ये है एक वर्टिकल पैसेज। देखिए एक वर्टिकल पैसेज है हमारा जिसे हम स्प्रू बोलते हैं, जो मोल्टेन मेटल को कहाँ से? पोरिन बेसिन से रनर तक ले जाता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने और अपने जेईई से रिलेटेड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व किए। चलिए अभी हम लोग और कुछ क्वेश्चंस हमारे रिमेन हैं, उनको भी कर लेते हैं और इसी के साथ हम लोग IES गेट और AE के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक यहाँ तक सॉल्व किया, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग अपने कास्टिंग से रिलेटेड कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं।
जैसा कि हम लोगों ने लगभग 37 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था, तो आइए अब उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं जो एसएससी जेईई और अदर स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्ड टू, मतलब जो गेट हमारा होता है वो मोल्ड मतलब सांचे के लिए क्यों लगाया जाता है, क्योंकि भाई गेट से ही होकर डायरेक्ट मोल्टेन मेटल मोल्ड कैविटी में एंट्री करता है। जो गेट हमारा होता है, गेट से पहले क्या लगा होता है, रनर लगा होता है। जैसे ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे ये हमारी मोल्ड कैविटी है, मोल्ड कैविटी है, ये रनर है, ये स्प्रू है, ये हमारा पोरिन बेसिन है और ये राइजर है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जब हमारा मोल्टेन मेटल कहाँ से, ऐसे देखिए इस पोरिन बेसिन से ये ऐसे आएगा स्प्रू में। स्प्रू एक वर्टिकल पैसेज होता है, फिर स्प्रू की टर्बुलेंसी को कम करने के लिए हम इसको यहाँ पे भेजेंगे किसमें, रनर में। फिर रनर के लास्ट एंड पर गेट लगा होगा। अच्छा, ये सिंगल गेट, मल्टीपल गेट, कई सारे गेट लगे होते हैं। तो अब इस गेट से मोल्टेन मेटल एंट्री करेगा और डायरेक्ट एंट्री करके इसमें फिल होगा। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो ये मेटल राइजर में लिफ्ट करना शुरू करेगा, फिर राइजर को भी फिल करेगा। तो ये पूरा हमारा फिनोमिना होता है एक सिंपल कास्टिंग का। आइए लेट्स डिस्कस देख रहे हैं। गेट इज प्रोवाइडेड इन मोल्ड टू, गेट हमारा किसी मोल्ड में प्रोवाइड किया जाता है, क्यों, आगे देखते हैं क्यों। ऑप्शन ए है फीड द कास्टिंग एट कांस्टेंट रेट, दूसरा है गिव्स पैसेज टू गैसेस, तो गैस को जो पैसेज देता है या तो हमारा परमेबिलिटी ऑफ सैंड देता है या फिर हम वेंट ट्यूब लगाए होते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है परमेबिलिटी, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है एवॉइड कैविटी, कैविटी एवॉइड, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए हमारा गेट क्या होता है, मोल्टेन मेटल को फीड देता है कांस्टेंट रेट पर। यहाँ पे आया, फिर कांस्टेंट रेट से ये मोल्टेन मेटल इसके अंदर फिल करने लगा। तो इस तरीके से हमारा गेट वर्क करता है। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 देखिए। 39 कह रहा है वुड फ्लोर इज एडेड टू कोर सैंड टू इम्प्रूव। देखिए अगर हम कोर सैंड में वुड फ्लोर इम्प्रूव कर दें, लकड़ी के बुरादे को इम्प्रूव कर दें, तो हमारी कोर सैंड क्या हो जाएगी, और ज़्यादा हार्डर स्ट्रेंथ बनेगी, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जब कोर सैंड में, देखिए मोल्डिंग सैंड में नहीं, यहाँ कोर सैंड की बात कर रहा है, कोर का उपयोग करते हैं किसी हॉलो कैविटी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी सॉलिड कैविटी में। तो उस कोर को बनाने के लिए हम लोग कोर सैंड का उपयोग करते हैं या मेटेलिक कोर का भी उपयोग करते हैं। जब कोर सैंड में सैंड का उपयोग करेंगे तो उस सैंड में अगर हम वुड फ्लोर यानी लकड़ी के बुरादे को मिला दें तो उस कोर की हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी। देखते हैं कौन सी स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। पहला कह रहा है कोलैप्सिबिलिटी, ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है ड्राई स्ट्रेंथ, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोर हमारी क्या होती है, नमी युक्त होती है, नमी युक्त होती है। सी कह रहा है शियर स्ट्रेंथ, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोर विल बी इंक्रीजेज या इम्प्रूव फॉर एडिंग वुड फ्लोर, वुड फ्लोर को ऐड करने से हमारे कोर की शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है। आगे डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपका PHRD राजस्थान 2015 में आया हुआ था, पब्लिक हेल्थ है ना डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से हो गया आपका
आगे क्वेश्चन नंबर नहीं, ये तो आपका 38 क्वेश्चन आपका PHRD में आया हुआ था, जिसका आंसर था फीड कांस्टेंट गेट। ये क्वेश्चन आपका DMRC JEE 2013 में आया हुआ था, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में आया हुआ था। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये कह रहा है टू इम्प्रूव द सरफेस फिनिश ऑफ कास्टिंग। अगर हम कास्टिंग की सरफेस फिनिश इम्प्रूव करना चाहें तो द फॉलोइंग एडिटिव्स इज यूज्ड इन मोल्डिंग सैंड। जब हम कास्टिंग की सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करना चाहें, मतलब एक बेटर सरफेस फिनिश हम अचीव करना चाहें कास्टिंग में, तो उस समय हम सैंड में ऐसा क्या चीज़ मिक्स करेंगे। चलिए देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन कह रहा है रेजिन, तो देखिए रेजिन को हम मिक्स नहीं करते हैं। दूसरा कह रहा है ऑयल्स, ऑयल्स को भी हम मिक्स नहीं करते हैं। तीसरा कह रहा है वुड फ्लोर, ये भी नहीं मिक्स करते हैं। अच्छा सी कोल, जब हम लोग कोयले को या सी कोल को या तो कोल डस्ट या सी कोल को ऐड करते हैं तो ये हमारा कास्टिंग में सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करता है, मैंने बताया भी है आपको। तो इस तरीके से सी कोल मतलब समुद्री कोयला या सिंपल सा कोक पाउडर का भी उपयोग कर लेते हैं कास्टिंग में सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करने के लिए। ये भी देखिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड SSC JEE 2014 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल डिजाइनिंग ए कोर प्रिंट। अब पूरी बात समझ में आ गई होगी। कह रहा है एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, एक महत्वपूर्ण बिंदु को हम ध्यान में रखते हैं डिजाइनिंग ऑफ कोर प्रिंट। कोर प्रिंट के डिजाइन के लिए ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम डिजाइन करते वक्त ध्यान में रखते हैं। तो पहला कह रहा है टाइप ऑफ मोल्ड, दूसरा कह रहा है मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक, तीसरा कह रहा है पोरिंग टेम्परेचर, चौथा कह रहा है पैटर्न मटेरियल। चलिए हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इसे रिमूव किया जाए, इसका कोई काम नहीं है। देखें अब हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बनाते हैं डायग्राम, किसका, कोर प्रिंट की बात कर रहा है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया, मान लीजिए हॉलो कैविटी, ये चारों तरफ सैंड से फिल किया गया है। सैंड से इसको हमने चारों तरफ ऐसे फिल कर दिया है। अब उसके बाद अगर इसमें मोल्टेन मेटल डालेंगे तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर बीच में हम इस तरीके का एक रॉड लगा दें। अब इस रॉड को लगाने का दो तरीका, देखिए पहले तो हमने ये रॉड लगा दिया, मान लीजिए सर्कुलर रॉड लगा दिया। अब इस सर्कुलर रॉड को देखिए बीचों बीच रखेंगे तो ये ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स या ड्यू टू सेल्फ वेट नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हॉलो कैविटी नहीं बन पाएगी। तो या तो हम यहाँ पर एक सपोर्ट ऐसा दे दें। जब ये सपोर्ट हम लोग देते हैं तो ये सपोर्ट कहलाता है चैपलेट। और उसके बाद अब जब हम लोग इसे हटा दें और थोड़ा सा कोर की साइज को बड़ा बना दें इस तरीके से, और यहाँ पर जो मोल्ड कैविटी थी इसमें थोड़ा सा स्लॉट काट दें इस तरीके से, तो अब ये कोर हमारी आएगी और इन स्लॉट में फिट हो जाएगी। जब फिट हो जाएगी तो कोर हमारी नीचे नहीं आएगी। तो इसका मतलब जब हम मोल्ड कैविटी में एक स्लॉट बना दें जिस स्लॉट में हमारी कोर प्रिंट
क्या हो, मतलब हमारी कोर होल्ड हो जाए या सपोर्ट हो जाए, तो उसी स्लॉट को हम लोग कोर प्रिंट के नाम से जानते हैं। अब इस कोर प्रिंट को बना रहे हैं तो ये किस में बना रहे हैं, मोल्डिंग सैंड में बना रहे हैं। ये पूरा मोल्डिंग सैंड है, ये जो हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं ये मोल्डिंग सैंड में दे रहे हैं। तो इसका मतलब मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी अगर हमारी सही होगी तो हमारी कोर प्रिंट अच्छी बनेगी, और सैंड की प्रॉपर्टीज सही नहीं होगी तो हमारी कोर प्रिंट टूट जाएगी, ब्रेक कर जाएगी या फेल कर जाएगी। तो इसका मतलब कोर प्रिंट को बनाने के लिए मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टीज की आवश्यकता पड़ती है। तो ये वही कह रहा है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कोर प्रिंट को बनाते वक्त ध्यान में रखते हैं। तो क्या होगा, मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी, बात एक ही हो जाएगी। इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एसएससी जे 2014 में, देखिए एसएससी में कितने अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा एनालिसिस करें, अपनी स्टडी पे जाके पीछे ध्यान दें, तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। अगला क्वेश्चन 42 डिस्कस किया जाए। ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म रैमरिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। अच्छा, ये जो मोल्डिंग सैंड हमारी बन रही है इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रैमरिंग, मतलब यहाँ की हार्डनेस अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, यहाँ की अलग होगी, कहीं की हार्डनेस कुछ होगी, कहीं की हार्डनेस कुछ होगी, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रैमरिंग कहते हैं। ऐसे केस में जब हम मोल्टेन मेटल को डालेंगे तो ये क्या करेगा, जहाँ की हार्डनेस कम होगी उधर की तरफ मोल्टेन मेटल शिफ्ट कर जाएगा प्रेशर अप्लाई करके। तो उसके बाद जब हम कास्टिंग करके इस ऑब्जेक्ट को निकालेंगे तो सपोज करिए इधर का स्ट्रेंथ अगर कम है तो हमारा वर्कपीस ऐसा बन जाएगा, मतलब इतना हमारा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसे हम लोग स्वेल कहते हैं। स्वेल मतलब फूलना। चेक करते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड। जब मोल्डिंग सैंड की हम नॉन यूनिफॉर्म रैमिंग करेंगे तो में लीड द फॉलोइंग कास्टिंग डिफेक्ट। अभी हम लोग डिफेक्ट नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए यही प्रॉब्लम आएगी, और इसे हम लोग बोलते हैं SWEELS। स्वेल मतलब फूलना। जहाँ पर स्ट्रेंथ कमज़ोर होगी वहाँ पर वर्कपीस स्वेल कर जाएगा। तो ऑप्शन है हॉलो होल, रॉन्ग। ऑप्शन है बेंड, रॉन्ग। स्कैब, रॉन्ग। स्वेल इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वेल। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी जे 2014 में ही आया है, शायद लिखना भूल गए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन लगातार एसएससी जे 2014 में आए हुए थे। तो इस तरीके से चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा सा आप देखिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहे हैं। 43 आप डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड। अच्छा, जब किसी कास्टिंग, मान लीजिए कि ये हमारा मोल्ड कैविटी बन जाए, ऐसा देखिए ये मोल्ड कैविटी बन जाए। अब इस मोल्ड कैविटी में कोई अनवांटेड मटेरियल हो, लाइक दैट एक्स्ट्रा सैंड इसमें गिर गई हो, कोई टूल पड़ा हो, कुछ भी ऑब्जेक्ट इसमें हमारा पड़ा हो, तो उसे हम लोग अनवांटेड मटेरियल बोलेंगे। और इस अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल, अवांछनीय पदार्थ जो हमारा कास्टिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसे रिमूव करने के लिए फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड। क्या कहलाता है कास्टिंग में? ऑप्शन ए है फिनिशिंग ऑपरेशन,
ऑप्शन बी है फेल्टिंग ऑपरेशन, ऑप्शन सी है ब्लोविंग और ऑप्शन डी है क्लीनिंग। तो ना क्लीनिंग कहलाएगा, ना ब्लोविंग, ना फिनिशिंग। ये होता है फेटलिंग ऑपरेशन। एक होता है फेटलिंग ऑपरेशन, उस फेटलिंग ऑपरेशन के थ्रू हम लोग यहाँ पर अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं अपने कास्टिंग से। ये एसएससी जे 2014 में ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 की तरफ मूव करते हैं। 44 आपका कह रहा है इस तरीके से, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। अच्छा देखिए, ये जो सैंड एक दूसरे के साथ बॉन्ड हो रही है, इस सैंड में ऐसा कौन सा बेस मटेरियल मिलाया जाता है जिससे वो अपनी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। तो चेक करते हैं कौन कौन सा मिलाया जाता है। पहला कह रहा है बेंटोनाइट। तो बेंटोनाइट पाउडर का उपयोग हम लोग करते हैं सैंड की बाइंडिंग स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। ये याद रखिएगा, जो बेंटोनाइट पाउडर होता है इसका उपयोग सैंड में हम मिक्स कर देते हैं जिससे सैंड की बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। इसका उपयोग सिंथेटिक सैंड को बनाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा बेंटोनाइट पाउडर। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई 2014 में आया हुआ था। आगे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है परमेबिलिटी इज पुअर फॉर। परमेबिलिटी सबसे पुअर किस में होगी? चेक करते हैं। जिसमें नमी की मात्रा सबसे कम होगी, या जिसमें नमी की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, या ग्रेन साइज बहुत ज़्यादा फाइन होंगे। तो इन तीनों केस में परमेबिलिटी सबसे मिनिमम होगी। मैक्सिमम परमेबिलिटी क्या होगी? या तो ग्रेन साइज आपके कोर्स हों, या तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट 8% हो। तो ये कह रहा है फाइन ग्रेन। यस, फाइन ग्रेन होगा तो परमेबिलिटी सबसे पुअर होगी। ऑप्शन बी देखिए, ना मीडियम ग्रेन में होगा, ना कोर्स ग्रेन में होगा, और ना ही राउंडेड ग्रेन में होगा ग्रेन। ये क्वेश्चन भी एसएससी जेईई 2013 में आया हुआ था। तो इस तरीके से परमेबिलिटी से रिलेटेड कितना आसान सा क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड। अच्छा, सिंथेटिक सैंड के लिए हम लोग कौन सा बाइंडर यूज कर रहे हैं? बेंटोनाइट पाउडर का यूज कर रहे हैं। तो यही कह रहा है द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज। मोल्ड बनाने के लिए जो हम सैंड का उपयोग करते हैं उसमें बाइंडर के रूप में किसका उपयोग करते हैं? तो बेंटोनाइट पाउडर का उपयोग करते हैं। और इस पाउडर को वाटर कंटेंट के साथ मिक्स करके प्रॉपरली जब सैंड में मिला देते हैं तो सैंड की बाइंडिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाती है। देखिए, ये कह रहा है ऑप्शन ए है क्ले कंटेंट रॉन्ग, मोलासेस रॉन्ग, वाटर भी मिलाएंगे लेकिन वाटर के साथ बेंटोनाइट मिलाएंगे। ऑप्शन डी देखिए, वाटर एंड बेंटोनाइट पाउडर। तो ये एसएससी जेईई 2013 का आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं। 47 कह रहा है द वर्टिकल पैसेज, मतलब तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये हमारा स्प्रू की बात कर रहा है, यही वर्टिकल पैसेज है। द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग मोल्टेन मेटल। तो ये मोल्टेन मेटल को ही तो ब्रिंग यानी लाता है। वर्टिकल पैसेज क्या होता है? स्प्रू होता है। मोल्टेन मेटल टू मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड स्प्रू। ऑप्शन ए स्प्रू इज राइट आंसर। ये देखिए एसएससी जेईई 2012 में आया हुआ था।
आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है स्वीप पैटर्न इज यूज्ड फॉर मोल्डिंग पार्ट हैविंग। तो हम आपको बताए थे 2D ऑब्जेक्ट को मतलब 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए 2D पैटर्न हम यूज करते हैं और उस पैटर्न को मोल्ड कैविटी में रख के चारों तरफ घुमा देते हैं तो एक 3D कैविटी बन जाती है। जैसे मंदिर की घंटी यानी टेम्पल बेल बनाने के लिए हम स्वीप पैटर्न का उपयोग करते हैं। तो ये वही कह रहा है स्वीप पैटर्न इज यूज्ड फॉर मोल्डिंग पार्ट हैविंग। तो किसके लिए? क्या ट्रायंगुलर शेप होता है? नहीं। क्या वो इलिप्टिकल शेप होता है? नहीं। वो एक यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप में होता है, यूनिफॉर्म सिमेट्रिकल शेप में होता है और उसे हम लोग घुमा देते हैं मोल्ड कैविटी में रखकर तो उसी शेप का 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका SSC JEE में ही आया था, मतलब नोट डाउन नहीं हुआ है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इन फाउंडरी ए स्क्वायर पैन फिटेड। इन फाउंडरी मतलब ढलाईशाला में ए स्क्वायर पैन फिटेड विथ ए वुडन हैंडल। लकड़ी के हैंडल का एक पैन फिटेड मटेरियल होता है। इस तरीके से देखिए ऐसा और ये ऐसा ऑब्जेक्ट होता है। इसी को हम लोग ये स्क्वायर शेप में होता है, लकड़ी के हैंडल से फिट किया जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते थे? शॉवेल बोलते थे, बेलचा बोलते थे। तो ये हमारा सैंड को मिक्स करने के लिए और सैंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यही कह रहा है इन फाउंडरी ए स्क्वायर पैन फिटेड। ये स्क्वायर पैन फिटेड है विथ वुडन हैंडल, ये वुडन हैंडल है। इज कॉल्ड तो क्या कहलाएगा? शॉवेल मतलब बेलचा, बिलो नो, स्लिक नो। शॉवेल यानी कि बेलचा कहते हैं इसे। MP सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है द सैंड ग्रेन्स स्टिक टुगेदर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो भाई मोल्डिंग सैंड के ग्रेन्स आपस में किस गुण के कारण बंधे होंगे? तो सीधी सी बात है, जब दो सेम मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे होते हैं तो किस गुण के कारण या किस फोर्स के कारण? एडहेसिव फोर्स के कारण, नो कोहेसिव फोर्स, सॉरी कोहेसिव फोर्स के कारण। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो एडहेसिव फोर्स की वजह से। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए? कोहेसिव फोर्स। तो पहला दिया है कोहेसिवनेस, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कोहेसिवनेस। MP सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के मास प्रोडक्शन के लिए कौन सा पैटर्न सुटेबल होता है? तो चेक करते हैं कौन सा सुटेबल होता है। पहला दिया है सिंगल पीस पैटर्न। सिंगल पीस तो केवल एक एक ऑब्जेक्ट को बनाएंगे ना, मास में थोड़ी बनाएंगे। दूसरा दिया है कोप एंड ड्रैग। कोप एंड ड्रैग भी तो एक एक ऑब्जेक्ट के लिए ही होता है। तीसरा दिया है मैच प्लेट पैटर्न। तो मैच प्लेट पैटर्न का उपयोग हम लोग मल्टी पीस ऑब्जेक्ट को मास प्रोडक्शन में बनाने के लिए करते हैं। लास्ट वाला दिया था नन ऑफ दीज। MP सब इंजीनियर 2016 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्वेश्चन कह रहा है वन डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग।
तो आपको मैंने बताया है कि जब चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग करेंगे तो ये हमारा कास्टिंग में डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को इंक्रीज करता है। ऑप्शन था चिल्स एंड चैपलेट, रॉन्ग। अच्छा, चिल्स चैपलेट एंड पैडिंग तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चिल्स एंड पैडिंग होता है, चैपलेट नहीं होता है। चैपलेट आपका कोर को सपोर्ट करता है। चिल्स एंड चैपलेट ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चैपलेट एंड पैडिंग ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, चिल्स एंड पैडिंग। एसएससी जेईई 2015 का क्वेश्चन आपका है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 53 ये कह रहा है इन सैंड कास्टिंग में मोल्ड ए एंड बी इज कॉल्ड। ये डायग्राम बना है, इस डायग्राम में कह रहा है ए और बी को हम कहते हैं। तो देखिए ए हमारा क्या है, इस हॉलो कैविटी के ऊपर रखा है, मोल्टन मेटल इसमें फिल करेगा, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि ए हमारा क्या होगा, राइजर होगा। और ये देखिए हॉरिजेंटल पैसेज है, तो वर्टिकल पैसेज को स्प्रू बोलते हैं और हॉरिजेंटल पैसेज को रनर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कहलाएगा रनर और ये कहलाएगा राइजर। तो ऑप्शन ए इज राइजर और ऑप्शन बी इज रनर। तो चलिए देखते हैं, स्प्रू एंड राइजर रॉन्ग, इनगेट एंड राइजर रॉन्ग, ड्रैग एंड राइजर रॉन्ग। ऑप्शन डी देखिए राइजर एंड रनर। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। UPRBUNL 2015 में आया हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 ये कह रहा है इन सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल ड्यूरिंग कास्टिंग, कंपनसेशन ड्यूरिंग सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन इज। जब कास्टिंग के समय ठोस में कंपनसेशन होगा, मान लीजिए इस साइज का बनाना था, जब ये ठंडा होकर इस साइज का हो जाएगा तो ये सॉलिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब इस कंपनसेशन को दूर करने के लिए ये जो हैचिंग लाइन है, इस कंपनसेशन को दूर करने के लिए हम पहले से ही पैटर्न को ओवर साइज का बनाते हैं। सॉलिड श्रिंकेज को दूर करने के लिए पैटर्न में हम क्या देते हैं, अलाउंसेस देते हैं। अगर वर्कपीस हमारा एक्सपेंड करेगा तो पैटर्न को छोटा बनाएंगे और श्रिंक करेगा तो बड़ा बनाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन ए था प्रोवाइडेड बाय द ओवर साइज पैटर्न। तो एकदम सही कह रहा है, जब पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो उस साइज का वर्कपीस बनेगा और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन वो श्रिंक करके हमारे सेम साइज का बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हैं। UPRBUNL जेईई 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने लगभग 54 क्वेश्चंस किए जो अभी तक हमारे SSC जेईई, UPRBNL, MP सब इंजीनियर और अदर स्टेट इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। चलिए अब अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं SSC जेईई और जेईई के, फिर उसके बाद हम लोग AE और ES के भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, अब AE और ES के भी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग और कुछ क्वेश्चन को करते हैं जो हमारे RRB सेक्शन इंजीनियर में और AE और IES में आए हुए हैं, जो कि कास्टिंग से रिलेटेड हैं। तो आइए अब हम लोग उन सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 54 तक सॉल्व कर लिया था, तो अब हम लोग 55 की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं 55 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है द पैटर्न एडॉप्टेड फॉर दोज कास्टिंग। मतलब ये पैटर्न की बात कर रहा है कि पैटर्न ऐसा लिया जाता है कास्टिंग के लिए वेयर जहाँ देयर आर सम portions which are structurally weak and
आर लाइकली टू ब्रेक्ड फॉर फोर्स ऑफ रैमिंग इज कॉल्ड। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर स्ट्रक्चरली अगर हमारा वीक हो, जो हमारा पैटर्न संरचनात्मक वीक हो, तो हम उसे रैमरिंग करेंगे तो वहाँ वो पैटर्न टूट सकता है। तो उस पैटर्न की सेफ्टी के लिए पैटर्न के जस्ट नीचे हम एक फॉलो बोर्ड लगा देते थे, ताकि हम कितनी भी रैमरिंग करें तो हमारा पैटर्न ब्रेक ना हो। तो जहाँ आप ध्यान दीजिएगा स्ट्रक्चरली वीक वाला हमारा पैटर्न आएगा, वहाँ फॉलो बोर्ड पैटर्न का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन ए है लूज पीस पैटर्न रॉन्ग, फॉलो बोर्ड पैटर्न इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एमपी सब इंजीनियर 2018-16 में आया है और आईईएस 2008 में आया है। देखिए सेम क्वेश्चन आपका दो जगह मिला है, आईईएस 2008 और एमपी सब इंजीनियर 2016 में आया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 56 कह रहा है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ मेटल पैटर्न ओवर वुडन पैटर्न, लकड़ी के पैटर्न के अपेक्षा हमारे मेटल के पैटर्न के क्या एडवांटेज होते हैं। तो ऑब्वियसली है कि मेटल का पैटर्न हमारा बार बार यूज किया जाएगा। मैंने आपको पैटर्न मटेरियल में बहुत अच्छे से समझाया था, इसकी सरफेस फिनिश ज़्यादा होगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। ऑप्शन ये है इट इज रेडली अवेलेबल, ये रॉन्ग हो जाएगा। लकड़ी आसानी से उपलब्ध होती है, मेटल पैटर्न नहीं। दूसरा कह रहा है इट इज इजी टू मेक, ये भी गलत है। लकड़ी के पैटर्न को हम आसानी से बना सकते हैं, मेटल का पैटर्न बनाना कठिन होता है, क्योंकि मेटल का पैटर्न बनाने के लिए मेटल को कास्ट किया जाता है और मेटल पैटर्न बनाने के लिए लकड़ी के पैटर्न का उपयोग किया जाता है बेस पैटर्न की तरह, या जिसे हम फादर पैटर्न बोलते हैं। थर्ड कह रहा है इट इज यूजफुल इन मशीन मोल्डिंग, ये बिल्कुल सही कह रहा है। मशीन मोल्डिंग में सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। देखिए डी ऑप्शन गलत है, इट इज लेस कॉस्ट, रॉन्ग, क्योंकि मेटल के पैटर्न की कास्ट ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ए थर्ड फ्लास्क सम टाइम यूज्ड बिटवीन कोप एंड ड्रैग इज कॉल्ड। अगर तीसरा फ्लास्क हम लोग देखिए, ऐसा देखिए, ये कह रहा है कि अगर कोप और ड्रैग के बीच में हम लोग एक तीसरा फ्लास्क यूज करें तो वो क्या कहलाएगा। तो आपको मैंने अच्छे से बताया था कि अगर ये कोप हो जाए और ये ड्रैग हो जाए, बीच में ये जो पार्ट हमारा काम करेगा इसे हम चीक बोलते हैं। अपर पार्ट को कोप, लोअर पार्ट को ड्रैग और मिडिल पार्ट को चीक बोलते हैं जब मिडिल पार्ट हमारा लगे तो ऑप्शन देखिए, पहला कह रहा है मिडिल पार्ट गलत, दूसरा कह रहा है कोर गलत, तीसरा कह रहा है फिलेट गलत, चौथा देखिए डी ऑप्शन है चीक। ये क्वेश्चन भी आरआरबी जेई 2015 में आया है। आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनियस मटेरियल sprinkled on the inner surface of mold cavity is। जो कार्बोनियस मटेरियल होंगे, मतलब जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन होगा, ऐसे मटेरियल अगर वो स्प्रिंकल के रूप में यूज किए जाएं तो उनकी इनर सरफेस पर मोल्ड कैविटी में किसका यूज किया जाएगा, कौन सी सैंड का यूज किया जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि अगर कार्बोनियस मटेरियल हैं और वो ग्रीन सैंड के कांटेक्ट में आएंगे तो वो क्या बनाएंगे, आयरन के ऑक्साइड बनाएंगे, या कार्बन हमारा क्या करेगा, रिएक्ट करके हमारा जंग बनाएगा, रस्ट बनाएगा।
तो इस तरीके से ये हमारा, वहाँ पर हम ग्रीन सैंड से उसको अलग करने के लिए बीच में एक पतली सी सैंड की लेयर लगाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं फेसिंग सैंड। और वो सैंड हमारी किसकी बनी होती है? सिलिका प्लस क्ले कंटेंट की बनी होती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बैकिंग सैंड, रॉन्ग हो जाएगा। फेसिंग सैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन सैंड भी नहीं होगा, ड्राई सैंड भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन 2 बार आया है। पहले देखिए IES 2008 में आया था, फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया RRB JEE 2015 में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ सैंड, सैंड का कौन सा गुण बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेक्स एनी डिजायर्ड पैटर्न शेप अंडर प्रेशर एंड रिटेन द ऑफर द प्रेशर। ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने सैंड को भरा, आपको देखे तुरंत समझ में आ जाएगा। अब इस सैंड को अगर हम ऐसे कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने के बाद जिस शेप में हमने कंप्रेस किया था, जब हमने प्रेशर को हटा लेंगे तो ये उसी शेप में बनी रहे, दोबारा अपने वापसी शेप में ना जाए। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था प्लास्टिसिटी ऑफ सैंड। ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी भी शेप को आसानी से अचीव कर सके, मतलब अपने ओल्ड शेप और साइज को रीगेन ना करे, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी ऑफ सैंड बोलते थे। तो पहला दिया है प्लास्टिसिटी, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएबिलिटी भी रॉन्ग होगा, पोरोसिटी भी रॉन्ग होगा, कोलैप्सिबिलिटी भी रॉन्ग होगा। RRB सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में आया था, जो कि इसकी वैकेंसी अब कैंसिल कर दी गई हैं। अब वो JEE की वैकेंसी लेगा, JEE से प्रमोट करके सीनियर सेक्शन बनाएगा RRB में। चलिए, रीज़न ये था कि RRB में सीनियर सेक्शन के इंजीनियर के बाद की प्रमोशन नहीं थी, तो इस वजह से इस तरीके की पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए 60 की बात करते हैं। 60 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेटल मोल्ड यूज्ड, कौन से मेटल मोल्ड का उपयोग हम लोग करते हैं? तो ये कह रहा है विच आर द फॉलोइंग मेटल मोल्ड यूज्ड, निम्न में से कौन से मेटल मोल्ड का उपयोग हम लोग करते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है ग्रीन सैंड। ग्रीन सैंड का उपयोग हम लोग सैंड मोल्डिंग के लिए करते हैं, मेटल मोल्डिंग के लिए नहीं करते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है ड्राई सैंड। ड्राई सैंड का भी उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ये भी हमारी सैंड यूज की जाएगी। यहाँ मेटल मोल्ड की बात कर रहा है, देखिए मेटल मोल्ड, तो मेटल मोल्ड हमारा किसके लिए? डाई कास्टिंग प्रोसेस के लिए करते हैं। जो हमारा एक मेटल की डाई होती है, जिसे कैविटी बोलते हैं, उसी में हम मोल्टन मेटल को पोर करते हैं। तो इस तरीके से मेटालिक मोल्ड हमारा डाई कास्टिंग प्रोसेस के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन IES 2006 में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग materials are used for making pattern in इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग जिसके थ्रू हम लोग ऑर्नामेंट्स यानी कि गहने वगैरह बनाते हैं, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ कास्टिंग नहीं पढ़े हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग गहने वगैरह बनाते हैं, ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, उसे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर यूज्ड फॉर पैटर्न। तो पैटर्न बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पहला है वैक्स। वैक्स का पैटर्न सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में। दूसरा कह रहा है रबर। रबर का भी उपयोग किया जाता है, लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता।
प्लास्टिक का भी उपयोग किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में वैक्स, रबर और प्लास्टिक इन तीनों का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन ए था 1 और 2 रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन होगा 1, 2 एंड 4, जो कि ऑप्शन डी मिल रहा है 1, 2 एंड 4। IES 2006 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 62 कह रहा है द मेन पर्पज ऑफ चैपलेट इज टू। चैपलेट का मेन पर्पज क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कोर प्रिंट या चैपलेट का उपयोग कोर को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए ये कह रहा है टू इंश्योर डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, ये रॉन्ग है। यहाँ चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड इफिशियंट वेंटिंग, रॉन्ग। वेंटिंग के लिए वेंट ट्यूब का उपयोग या पोरोसिटी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है फॉर अलाइनिंग द मोल्ड बॉक्स, ये भी गलत हो जाएगा। मोल्ड बॉक्स की अलाइनिंग नहीं करते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट टू सपोर्ट द कोर। देखिए ये क्वेश्चन अभी पीछे हम लोगों ने जेई में कई जगह देखे थे। देखिए अब कहाँ कहाँ आया, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। पहला है कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन ए 2015 में आया हुआ है। फिर IES 2001 में आया हुआ है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन ए 2018 में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ए 2016 में आया हुआ है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ए 2012 में आया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए 5-6 बार तो यहाँ पे आया है, प्लस पीछे भी आप देखिए तो जेई के कई एग्जाम में भी ये आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 आपका कह रहा है डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। तो चिल्स एंड पैडिंग का ही तो उपयोग करते हैं डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन ए चिल्स एंड चैपलेट, रॉन्ग। चैपलेट का उपयोग नहीं करेंगे। चिल्स एंड पैडिंग इज द राइट आंसर। ये हमारा है IES 1995 और UPRBUNL AE 2016 में आया हुआ है। आगे बात करते हैं ड्यू टू सेक अलाउंसेस, जिसे हम लोग बोलते थे सेक या रैमरिंग अलाउंसेस, ताकि हम प्रॉपर रैम कर सके सैंड को। तो ड्यू टू सेक अलाउंसेस ऑप्शन ए है द फिलेट आर प्रोवाइडेड ऑन पैटर्न, रॉन्ग। पैटर्न पर फिलेट नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो रैमरिंग करने के लिए सेक अलाउंसेस देते हैं। ऑप्शन बी है द पैटर्न इज मेड स्लाइटली बिगर दैन रिक्वायर्ड साइज, ये भी गलत हो जाएगा। रिक्वायर्ड साइज से बड़ा पैटर्न हम लोग बनाते हैं कब? जब हमारा सॉलिड श्रिंकेज होता है। आगे बात कर रहा है द टेपर इज प्रोवाइडेड ऑन वर्टिकल फेस ऑफ पैटर्न। वर्टिकल फेस ऑफ पैटर्न पे टेपर हम लोग देते हैं जब पैटर्न हमारा क्या हो, इजी रिमूवल हो, आसानी से रिमूव करने के लिए। डी ऑप्शन कह रहा है द पैटर्न इज मेड स्लाइटली स्मॉलर दैन रिक्वायर्ड साइज, ताकि हम आसानी से रैम कर सकें। तो ये हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका UPRBUNL AE 2016 में आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 कह रहा है, देखिए श्रिंकेज अलाउंसेस ऑन पैटर्न इज प्रोवाइडेड टू। पैटर्न पे हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस कहाँ देते हैं? सॉलिड श्रिंकेज देते हैं, लिक्विड श्रिंकेज देते हैं और फेज चेंज। अब लिक्विड और फेज चेंज दोनों लिक्विड स्टेट में होता है और सॉलिड अलग होता है।
तो ऑप्शन ए कह रहा है लिक्विड देंगे, नहीं कहाँ गया, हाँ ऑप्शन ए है लिक्विड, ऑप्शन बी है लिक्विड एंड सॉलिड। तो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों श्रिंकेज के लिए हम लोग श्रिंकेज अलाउंसेस देते हैं। हरियाणा पीएससी ए 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिक्रीजिंग द क्ले कंटेंट। आप देखिए सैंड में हम लोग दो चीज़ मिलाते हैं, सिलिका प्लस क्ले कंटेंट। अगर क्ले कंटेंट की मात्रा को हम लोग कम कर देंगे तो सैंड का क्या होगा, वो बहुत तेज़ी से भागने लगेगी, है ना। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जब हम लोग सैंड में क्ले कंटेंट को कम कर देंगे तो इन द मोल्डिंग सैंड इंक्रीज द, सैंड का क्या इंक्रीज करेगा। ऑप्शन ए देखिए ये कह रहा है परमेबिलिटी, तो बिल्कुल परमेबिलिटी ही इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब सैंड के मॉलिक्यूल्स भागने लगेंगे तो दोनों के बीच में गैप मिलने लगेगा, तो इस तरीके से इसकी परमेबिलिटी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। जब क्ले कंटेंट को मिलाएंगे तो सैंड में बाइंडिंग एजेंट बढ़ जाएंगे, जिससे सैंड के जहाँ भी पोरस मटेरियल होंगे वहाँ क्ले का पार्टिकल जाकर बैठ जाएगा, तो पोरोसिटी कम हो जाएगी। और जब क्ले को निकाल देंगे तो उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा, जिससे पोरोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा हो गया परमेबिलिटी। हरियाणा पीएससी ए 2018 में आया था, HPPSC ए पब्लिक सर्विस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है, देखिए बेल शेप आर जनरली मेड बाय, बेल मतलब मंदिर, टेम्पल बेल हमारा किस शेप पैटर्न से बनाया जाता है। पैटर्न 2D होता है, घुमा देते हैं तो इस तरीके से हमारा 3D ऑब्जेक्ट तैयार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं स्वीप पैटर्न के थ्रू बेल शेप के किसी भी आकृति को बनाते हैं। तो ऑप्शन ए था सिंगल पीस पैटर्न, दूसरा था गेटेड पैटर्न, सी था कोप एंड रैग, और डी ऑप्शन है स्वीप पैटर्न। ये राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर 2016 में आया हुआ था, लेक्चरर का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे, है ना, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजों में अपॉइंटेड होते हैं। आगे देखिए 68 क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है सरफेस टू बी लेफ्ट अनफिनिश्ड आर टू बी पेंटेड। तो जो हमारी सरफेस अनफिनिश्ड होती है, मतलब उसे मशीन करना होता है, तो उस कलर को देखिए, अगर अनफिनिश्ड है तो उसे हम ब्लैक कलर से, यहाँ देखिए रेड कलर से मशीन की जाने वाली सरफेस को, ब्लू नहीं होगा, ये हो जाएगा ब्लैक कलर से हम इसे शो करते हैं। ये भी आपका तेलंगाना पीएससी ए 2018 में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन मोल्ड। ऐसे कह रहा है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोवाइडेड इन मोल्ड सो एज टू इंक्रीज द हीट एक्सट्रैक्शन। जो हीट के आने जाने का एक्सट्रैक्शन है उसे इंक्रीज करने के लिए हम मोल्ड में क्या प्रोवाइड कराएंगे, कैपेसिटी ऑफ द सैंड। तो अब देखिए अगर सैंड से हीट हमारी कम जा पा रही है, प्रॉपर नहीं जा पा रही है, तो उसमें हम लोग ऐसे किस चीज़ को प्रोवाइड कराएंगे जिससे डिजायर्ड यूनिफॉर्म सॉलिडिफिकेशन हो, या हम कह सकेंगे लीनियर सॉलिडिफिकेशन हो। तो इस तरीके से हम क्या चिल्स एंड पैडिंग का उपयोग करते थे यूनिफॉर्म कूलिंग के लिए। तो यहाँ देखिए चैपलेट है, रॉन्ग हो जाएगा, कोर है, रॉन्ग हो जाएगा। चिल्स का उपयोग करेंगे, चिल्स एंड पैडिंग दोनों होता है, लेकिन चिल्स ये कोल इंडिया लिमिटेड 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ था, CIL। आगे क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कोर। अच्छा देखिए जब मोल्टेन मेटल को ये कह रहा है विच फोर्स इज
एक्टिंग ऑन द कोर व्हेन द मेटल इज पोर्ड इनटू मोल्ड कैविटी। तो आपको पता होना चाहिए बॉयंसी फोर्स, और बॉयंसी फोर्स की वैल्यू भी हम लोगों ने निकाली थी। देखिए जब ये मोल्टेन मेटल होगा, मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कोर हमने लगा दिया, अब ये कोर लगा दिया तो ये मोल्टेन मेटल हो गया। ये इसे लिफ्ट करेगा ऊपर की ओर और कोर अपने वेट के बराबर फोर्स लगाएगी इसे डाउन फ्लो में। तो ये जो मोल्टेन मेटल इसे लिफ्ट करता है वो बॉयंसी फोर्स के कारण लिफ्ट करता है, और टोटल जो नेट फोर्स इस पे लगता है, नेट फोर्स बराबर बॉयंसी फोर्स माइनस ये जो हमारा कोर के थ्रू FC, मतलब कोर के माध्यम से जो फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके से आता है। तो ये कौन सा फोर्स होगा, बॉयंसी फोर्स। ऑप्शन ए था ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स, तो बॉयंसी फोर्स इज करेक्ट आंसर सी। ये भी CILMT 2017 कोल इंडिया लिमिटेड 2017 में आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। 70 कह रहा है द एबिलिटी मतलब क्षमता ऑफ कास्टिंग मटेरियल टू फिल द मोल्ड कैविटी इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो मोल्ड कैविटी के अंदर जो मोल्टेन मेटल ऐसे आकर फिल करता है वो किस क्षमता के अंतर्गत जाकर फिल करता है। तो अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन। वैसे जब उसे में फ्लो करने की कैपेसिटी होगी तो उसी कैपेसिटी की वजह से आकर इसमें फ्लो करता है और फिल करता है, मतलब फ्लूडिटी ऑफ प्रॉपर्टी के कारण। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए है कोहेसिवनेस रॉन्ग, रिएक्टिवनेस रॉन्ग, फ्लूडिटी यस, करेक्ट आंसर इज फ्लूडिटी। अपने फ्लो होने की कैपेसिटी के कारण ये मोल्टेन मेटल यहाँ से मोल्ड कैविटी से आकर इसमें, सॉरी यहाँ से पोरिन बेसिन से आकर इसमें भरता है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा फ्लूडिटी। ये भी आपका RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2018 में आया हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 और लास्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है श्रिंकेज अलाउंसेस में बी एक्सप्रेस्ड इन। श्रिंकेज अलाउंसेस को हम लोग किस में एक्सप्रेस करते हैं, तो जब सॉलिड होता है तो सॉलिड में mm पर मीटर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और जब वॉल्यूम होता है दूसरा, जब लिक्विड होता है तो लिक्विड के लिए हम लोग वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट होगा, परसेंटेज में। तो इस तरीके से mm पर मीटर एंड परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम में इसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला दिया है mm पर kg रॉन्ग, दूसरा दिया है mm पर मीटर इज राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड mm पर kg भी रॉन्ग, और फोर्थ रेडियन पर सेकेंड भी रॉन्ग हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका UP RBUNL 2016 में आया हुआ था। तो इस तरीके से आपने देखा हम लोगों ने अभी तक जितने कास्टिंग के टॉपिक्स पढ़ा हमने उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया जो प्रीवियस ईयर के किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो चलिए अब हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके और मतलब कास्टिंग से रिलेटेड और टॉपिक्स को पढ़ाएंगे, और देन उसके बाद फिर बचे हुए उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास टाइप्स ऑफ कास्टिंग बची हुई है, गेट का डिज़ाइन है, राइजर का डिज़ाइन है, रनर का डिज़ाइन है, गेटिंग सिस्टम है। तो इन सब टॉपिक्स को हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। थैंक यू।